हेलो बच्चों, मैं हूं कैलाश शर्मा, वन ऑफ द टॉप फिजिक्स फैकल्टी फॉर आईआईटी जेई। बच्चों, आज मैं जो बच्चे हमारे जेई मेन बिट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए 10 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि जेई मेन के पीवाईक्यूज हैं और वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का ये सबसे बेहतरीन तरीका है बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है, कौन से कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं। यही चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों, दिस इज द सेकंड सेट ऑफ जेई मेन लेवल प्रॉब्लम और बिट सेट जो भी जेई मेन लेवल के एग्जाम होते हैं उनके लिए, और जो बच्चे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन होते हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों 2019 या उससे पहले वाले पीवाईक्यूज में से सेलेक्ट कर करके बनाए गए हैं, जो क्वेश्चंस आगे जाके रिपीट हो रहे हैं या होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बच्चों मैंने ढूंढ ढूंढ के टॉप 10 क्वेश्चंस बच्चों आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। सो बच्चों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बहुत बेहतरीन है। जो भी बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो लास्ट वाला जरूर देखना है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन है। बीच में बच्चों मैंने कुछ मिक्स टाइप के कॉन्सेप्ट भी रखे हैं। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं ये कहूं, दिस इज द सेकंड सेट एंड द फर्स्ट सेट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इन दोनों सेट में आपका पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन कवर हो जाता है। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन बच्चों यहां पे ये दे रखा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड का ऑक्सीलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। व्हेन द पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, the magnitude of its velocity in the SI unit is equal to that of its acceleration, then the its periodic time in second is। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है, जो बेसिक इक्वेशन होती है ना बच्चों, इक्वेशन ऑफ एसएचएम वाला जो पार्ट होता है उसका फॉर्मूला का रिवीजन को ध्यान में रखते हुए इस वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है मैंने। यहाँ पे बच्चों क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें ये दे रखा है, मान लीजिए x इक्वल टू 0 के अबाउट ये एसएचएम कर रहा है। इसका जो एम्पलीट्यूड है बच्चों 5 है, तो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे ये पार्टिकल जो है, ये बच्चों x इक्वल टू माइनस का 5 होगा। यहाँ पे इनकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। ये सेंटीमीटर में दे रखे बच्चों। ये कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ओके, जब x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है उस टाइम पे जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर, और वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर। मुझे इन्होंने टाइम पीरियड पूछा जो कि होता है 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर। मतलब मुझे अगर ओमेगा पता लग जाए तो मेरे को क्वेश्चन खत्म हो जाएगा मेरा, है ना। इन्होंने इन दोनों को बराबर बोला है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स जो है बच्चों बराबर कर देंगे हम ओमेगा इंटू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर के। इन दोनों फॉर्मूलाज का सिंपल सा रिविजन था बच्चों, जेईई मेन में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओमेगा आ जाएगा बच्चों मेरे पास रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स के बराबर। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। अगर हम इन सबको सेंटीमीटर में भी पुट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि ऊपर रूट लगा हुआ है। मान लो कि सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा लेकिन रूट के बाहर निकल के आएगा और सेंटीमीटर बन जाएगा, एक्स भी सेंटीमीटर में। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट के अंदर 25 माइनस का 16 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा बच्चों 4, और ये बच्चों यहाँ पे ना ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी 9 जो कि 3 हो जाएगी। तो ये 3/4 आ गया। ओमेगा हमारे पास 3/4 के बराबर आ गया। तो टाइम पीरियड बच्चों 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर था, तो ये बच्चों हमारे पास इतना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 पाई के बराबर। 8 डिवाइडेड बाई 3 पाई, डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। कितने लोगों से ये वाला क्वेश्चन बन गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, इन दोनों का एप्लीकेशन था, और ये बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैं पूरा क्वेश्चन सेलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखता हूँ कि हर एक पार्ट से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ या नहीं उठा रहा हूँ, हम हर एक टॉपिक के हर एक पॉइंट को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई टॉपिक हमारा छूटना नहीं चाहिए। सो सेकंड क्वेश्चन बच्चों जो आज का हमारा है हमारे इस पीडीएफ का, वो ये है बच्चों, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो बच्चों ये एक इक्वेशन का क्वेश्चन है, जो एसएचएम की इक्वेशन होती है ना वो हमें दे रखी है। द टाइम एट विच द मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट अकर इज। पहले तो बच्चों इस वाली इक्वेशन को देख के आप ये बताओ मुझे कि ये पार्टिकल जो है कैसे मोशन कर रहा होगा, मतलब t इक्वल टू 0 पे ये कहाँ होगा। बच्चों जब भी यहाँ पे कोई
माइनस साइन नहीं होता है और ये कॉस का फंक्शन होता है ना, कॉस पाई टी टाइप का होता है, तो मुझे ये पता होता है कि पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, x इक्वल टू ए पे, ये t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये x इक्वल टू 0 हो गया, ये x इक्वल टू यहाँ पे बच्चों माइनस का a हो गया। पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है t इक्वल टू 0 पे। तो इस वाली इक्वेशन को देखते ही मुझे ये समझ में आ जाएगा कि पार्टिकल, ये कह रहे हैं द टाइम एट विच द मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट अकर। आपको पता है जब ये पार्टिकल यहां से चलेगा तो मैक्सिमम स्पीड यहीं पे आएगी बच्चों, स्पीड बोला है इन्होंने, तो मैक्सिमम यहाँ पे आएगी मीन पोजीशन पे जाके। आप बोलोगे हाँ सर मीन पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड आएगी, और मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम से मीन तक पहुंचने का जो टाइम होता है वो कितना होता है, टोटल टाइम पीरियड का 1/4, तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा के बराबर, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है। पाई बाई ओमेगा के बराबर आ गया बच्चों, यहाँ पे मुझे ओमेगा की वैल्यू दिखाई दे रही है, ओमेगा की वैल्यू पाई के बराबर है, ला के पुट कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 सेकेंड के बराबर। तो इसको जो टाइम लगेगा बच्चों 0.5 सेकेंड लगेगा, और ये बच्चों हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो 0.5 सेकेंड में बच्चों ये पहली बार इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, और आपको इस इक्वेशन को देख के पहचानना होगा कि ये कैसे आया। देखो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन पाई टी प्लस का π/2। देखो ये इक्वेशन सेम ही है, तो ये π/2 इसका इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज π/2 होने का मतलब पार्टिकल अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है t इक्वल टू 0 पे। तो ये था बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रिंग ऑफ डायमीटर 2 मीटर ऑक्सिलेट एज कंपाउंड पेंडुलम अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट इट्स रिम। तो एक रिंग है बच्चों जिसका डायमीटर 2 मीटर दे रखा है और वो कंपाउंड पेंडुलम की तरह ऑक्सिलेट कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वो उसकी रिम से पास हो रही है, ठीक है। इट ऑक्सिलेट सच दैट इट्स सेंटर मूव इन अ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट था कि रिंग ऑक्सिलेट कर किस एक्सिस के अबाउट रही है। देखो इसका जो सेंटर होगा ना बच्चों रिंग का, वो ये होगा, वो अपने प्लेन के परपेंडिकुलर वाली प्लेन में मतलब मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो एक्सिस होगी ना रिंग की, जो वो ये वाली होगी, इस वाली एक्सिस के अबाउट ये जो है ऑक्सिलेट कर रही होगी, इस एक्सिस के अबाउट ना, ये बाहर की तरफ आ रही होगी और अंदर की तरफ जा रही होगी, तभी तो इसका देखो सेंटर ऐसे मूव करेगा। तो सेंटर का जो मोशन वाला प्लेन होगा, सेंटर जिस प्लेन में मूव कर रहा होगा, वो प्लेन इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो दिस इज द एक्सिस जिसके अबाउट ये ऑक्सिलेट कर रही है। अगर तुम कहते सर ये वाली एक्सिस क्यों नहीं, तो इसमें अगर ऐसा ऑक्सिलेट करता तो इसका सेंटर ऐसे ऑक्सिलेट करता, फिर तो अपने प्लेन में ही कर रहा था ना, इसलिए ये वाली एक्सिस नहीं होगी, यहाँ पे जो एक्सिस होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। आपको अगर याद हो तो इसमें जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड पेंडुलम का, 2 पाई रूट के अंदर I डिवाइडेड बाई m इंटू जी इंटू एक्स के बराबर होता है। ये होता है x जो होता है ना, वो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस, जिस एक्सिस का ओर ऑक्सिलेट कर रही है ना बच्चों, उससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है x जो है। आई बच्चों इस एक्सिस का मोमेंटम इनर्शिया होता है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, आई अबाउट एक्सिस होता है, जिस एक्सिस का ये ऑक्सिलेट कर रही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंटम इनर्शिया mr² 2 होगा, उसको पैरेलली शिफ्ट कर दो तो mr² डिवाइडेड बाई 2 प्लस का mr², तो मोमेंटम इनर्शिया आ जाएगा हमारे पास 3/2 mr² के बराबर। ओके, तो सब कुछ आ गया बच्चों हमारे पास ना। तो टाइम पीरियड आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर आई जो कि 3/2 mr² है और डिवाइडेड बाई m इंटू जी इंटू एक्स। सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, r के बराबर। तो यहाँ पे x का काम जो है ना बच्चों, x r के बराबर होगा, सेंटर ऑफ मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस r के बराबर है, ये x का काम करेगा, ठीक है। r पुट कर दिया यहाँ पे, ये इससे कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर r की वैल्यू 2 के बराबर है, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाई g के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इन्होंने हमें ये बोला है कि इसमें जो अगर इसकी जगह पे हम एक सिंपल पेंडुलम लेते तो उसकी इक्विवेलेंट लेंथ कितनी होती। सिंपल पेंडुलम की इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब बच्चों पता है क्या होता है, कि एक कितनी लेंथ का सिंपल पेंडुलम लिया जाए कि उसका टाइम पीरियड और इस कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम आ जाए।
आपको पता है सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट के अंदर एल बाई जी के बराबर होता है। अब टाइम पीरियड अगर आपको सेम करना है तो बच्चों एल की वैल्यू 3 मीटर के बराबर रखनी पड़ेगी। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 3 मीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन बच्चों हमारे पास इसका करेक्ट आ जाएगा। तो ये था बच्चों एक कंपाउंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड मतलब इक्विवेलेंट लेंथ का क्वेश्चन है। तो इक्विवेलेंट लेंथ वाला जेईई मेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, कंपाउंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट के अंदर आई अबाउट एक्सिस डिवाइड बाई mgx होता है। एक्स बच्चों सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस, और आई जो होता है जिस एक्सिस का अबाउट ये ऑक्सीलेट कर रहा है उस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मैंने एक गलती कर दी बच्चों यहाँ पे, इसका जो डायमीटर है ना बच्चों वो 2 मीटर के बराबर दे रखा है। डायमीटर 2 मीटर के बराबर दे रखा है, तो जो रेडियस होगी वो 1 मीटर के बराबर आएगी, और ये 3/2 मीटर होगा। तो एल की वैल्यू बच्चों 1.5 मीटर आएगी। ठीक है, तो आंसर इसका बच्चों डी नहीं होगा, आंसर इसका सी होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डायमीटर 2 दे रखा था उसका ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है और आगे भी फ्यूचर में रिपीट होता रहेगा। इसके कॉन्सेप्ट को मैं आज आप लोगों को इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ये यूनिट एंड डायमेंशन में भी बनता है, ये ग्रेविटेशन में भी बनता है, और ये वाला क्वेश्चन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बनता है। ये तीनों चैप्टर में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। क्या है बच्चों क्वेश्चन, और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा इस तरीके का ना। In a simple pendulum experiment for the determination of the acceleration due to gravity g, time taken for 20 oscillation is measured by using a watch of 1 second least count। तो एक वॉच इन्होंने यूज किया जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड के बराबर है। टाइम जो लिया है इन्होंने वो 20 ऑक्सीलेशन का लिया है। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। जो इन्होंने टाइम मेजर किया है ना वो 30 सेकेंड आया। ठीक है, ओके। The length of the pendulum is measured by using a meter scale of least count 1 mm and the value obtained is 55 सेंटीमीटर। तो जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है वो 55 सेंटीमीटर है, उसका लीस्ट काउंट 1 mm है। द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ g इज क्लोज टू। तो g की वैल्यू में जो मेजरमेंट में जो एरर होगी बच्चों वो हमें बतानी है और क्लोज टू बतानी है। आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला याद है, t = 2 पाई रूट के अंदर l डिवाइड बाई g के बराबर होता है ना। तो यहां से g का फॉर्मूला आ जाता है बच्चों हमारे पास 4 पाई का स्क्वायर l डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर के बराबर। ये हो गया बच्चों हमारे पास g का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, है ना। अब यहां से बच्चों हम क्या करेंगे कि हम यहां से लिखेंगे dg डिवाइडेड बाई g विच विल बी इक्वल टू dl डिवाइडेड बाई l, प्लस माइनस का लगा देंगे, प्लस माइनस का 2 टाइम्स dt डिवाइडेड बाई t। ये बनता है बच्चों हमारे पास परसेंटेज एरर, है ना। ये जो dt बाई टी है ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को ना। ये क्या है dt बाई टी, ये कैसे लिखते हैं बच्चों ना, हम dt बाई टी हम कैसे लिखेंगे। dt बाई टी लिखने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमने जो क्लॉक लिया ना उसका लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई जो टाइम हमने मेजर किया वही बच्चों dt बाई टी के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है, हमें नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन से कोई लेना देना नहीं होता। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन हमारे किसी काम के नहीं होते, जो टाइम हमने मेजर किया और जो टाइम का लीस्ट काउंट दे रखा था बच्चों वही हमारे पास dt बाई टी आ जाता है। तो टाइम जो हमने मेजर किया उसमें एरर डिवाइडेड बाई टाइम जितना हमने मेजर किया है। तो dt बाई टी की वैल्यू बच्चों 1 डिवाइड बाई 30 के बराबर आ जाएगी। ऑक्सीलेशन बच्चों इस dt बाई टी में नहीं आता। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको ना। dl डिवाइडेड बाई l कितना होगा बच्चों, हमने लेंथ को मेजर किया 55 सेंटीमीटर, किससे 1 mm वाले से, तो ये 0.1 डिवाइडेड बाई 55 के बराबर हो जाएगा। इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने दोनों को ना। अब इन दोनों वैल्यूज को बच्चे यहाँ पे पुट कर दो और परसेंटेज एरर पता करनी है। तो परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ g जो हो जाएगी बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 55 प्लस का 2 टाइम्स डी डिवाइड बाई 30, 2 इंटू दिस डिवाइड बाई 30 इंटू 100 कर देना बच्चों इसको ना। जीरो से बच्चों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच्चों 11 टाइम्स ये 20 बनेगा, तो 2 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों 20 बाई 3 के बराबर आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पे नीचे 33 एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बन रहा होगा तो ये बन जाएगा 6 प्लस का यहाँ पे 20 है, तो 20 इंटू 11 ये 220 बन जाएगा। तो 226 डिवाइडेड बाई 33 ऐसा कुछ बन रहा है। अगर मैं इसको करीब करीब 11 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बनेगा 3 बनेगा, यहाँ पे 2 एक 0 आएगा, 60 बनेगा, कुछ इतना बन जाएगा। ये करीब करीब बच्चों
यहां से इसको, इससे अगर मैं इसको काटूंगा तो कुछ 7 से थोड़ा सा छोटा, 6.8 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन हमारा बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो परसेंटेज एरर आएगी बच्चों, जो फाइनल आंसर आएगा वो 6.8% के करीब आ जाएगा। क्लियर है, 7 से थोड़ा छोटा, वो सबसे क्लोज जो है इन्होंने बोला है कि परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज टू, दैट इज वेरी क्लोज टू 7, लेकिन उससे थोड़ा छोटा चाहिए हमें ना, क्योंकि 21 होता तो वो 7% आता। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन बच्चों, मैं हमेशा इसको कंसीडर करके चलता हूँ जब भी मैं यूनिट एंड डायमेंशन का रिवीजन कराता हूँ बच्चों को, जब भी मैं एसएचएम का रिवीजन कराता हूँ, मैं इस वाले क्वेश्चन को हमेशा कंसीडर करता हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगला क्वेश्चन, जो आपके जेईई मेन, बिट सेट जैसे एग्जाम्स में प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करेगा। द मास एंड द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट आर 3 टाइम्स द रेस्पेक्टिव वैल्यूज फॉर द अर्थ। एक दूसरा प्लैनेट है, उसका मास और उसका डायमीटर 3 गुना दे रखे हैं अर्थ के कंपैरेटिव। द पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ इज दिस। इसी को हम 2 सेकंड जो आया ना बच्चों टाइम पीरियड, यही हमारा सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड भी कहलाता है। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम, वो 2 सेकंड होता है। ठीक है, द पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ द सेम पेंडुलम ऑन दिस प्लैनेट वुड बी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है बच्चों, 2 पाई रूट के अंदर L डिवाइडेड बाई G के बराबर होता है। अब अर्थ पे G की वैल्यू अलग होगी और उस प्लैनेट पे अलग होगी। G की वैल्यू बच्चों सब बच्चों को पता होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। GM डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर होती है बच्चों G की वैल्यू। आपको सर हाँ सर GM डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर होती है। मास और डायमीटर जिस प्लैनेट के बच्चों दोनों के दोनों इन्होंने कितने कर दिए, 3 टाइम्स कर दिए। मास भी 3 गुना कर दिया है, डायमीटर भी बच्चों इन्होंने 3 गुना कर दिया है। तो G की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों, G 3 टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का 3 टाइम्स का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो G/9 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे G का वैल्यू। तो इस प्लैनेट पे जो G की वैल्यू होगी वो अर्थ का G/9 होगा। ठीक है, अर्थ पे जो वैल्यू है उसका /9 होगा। तो अब इस प्लैनेट पे टाइम पीरियड जो आएगा वो 2 पाई रूट के अंदर L डिवाइडेड बाई G/9, 9 ऊपर चला जाएगा तो 3 टाइम्स टाइम पीरियड ऑन द अर्थ के बराबर आ जाएगा बच्चों। एक मिनट ना, G/9 नहीं होगा बच्चों, ऊपर भी एक 3 है ना, तो G/3 होगा। G/3, ये 3 है, एक 3 कट जाएगा ना, G/3 होगा। तो यहाँ पे बच्चों 3 आ रहा होगा, तो रूट के अंदर 3 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑन दिस प्लैनेट विल बी इक्वल टू, टाइम पीरियड ऑन अर्थ कितना है बच्चों, 2 सेकंड के बराबर, तो 2√3 सेकंड विल बी द आंसर। डी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। पिछला क्वेश्चन ग्रेविटेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का बच्चों मिक्स क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बच्चों ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आंसर पता होता है, और जेईई मेन में ऐसे ही आते हैं, जेईई मेन बिट सेट वगैरह में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई y इक्वल टू 5 sin 3 पाई t प्लस का √3 cos 3 पाई t सेंटीमीटर। द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन आर। एम्पलीट्यूड पूछा है और बच्चों उसका टाइम पीरियड पूछा है। बच्चों जब भी आपको ऐसा कभी दे रखा हो ना, y इक्वल टू a sin थीटा प्लस का b cos थीटा, तो बच्चों हम पता है इसको क्या करते हैं, हम इसको रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और सेम चीज से बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये साइन थीटा प्लस का b cos थीटा डिवाइडेड बाई रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्या हमने कुछ यहाँ पर चेंज किया? आप बोलोगे नहीं सर। अब हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं बच्चों, जिसमें इस वाली साइड को हम बोल देते हैं a, इसको बोल देते हैं b, और इस एंगल को बोल देते हैं कुछ अल्फा। ये बन जाती है बच्चों रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्या इस ट्रायंगल में a अपॉन दिस cos अल्फा के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर। तो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर जो है, ये जो a अपॉन दिस लिखा हुआ है ना, cos अल्फा बन जाएगा। तो साइन थीटा इंटू cos अल्फा प्लस का दिस बन जाएगा बच्चों साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर, तो cos थीटा इंटू साइन अल्फा। तो y की वैल्यू हमारे पास बच्चों रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर साइन थीटा प्लस का अल्फा के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम अब अपनी जो हमें इक्वेशन गिवन है बच्चों, अगर हम उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 5, b का काम कौन कर रहा है बच्चों 5√3। इसको 5 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी बच्चों, क्या वो यहाँ पे रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर।
तो 5√3 आ जाएगा बच्चों हमारे पास 75 और 5 2500, तो 10 10 साइन थीटा। थीटा क्या है बच्चों यहाँ पे 3πt प्लस का एक अल्फा और आ रहा होगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो बच्चों यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आएगा ना इसका वो 10 आएगा, और टाइम पीरियड जो आएगा ना बच्चों वो 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा बच्चों यहाँ पे 3π के बराबर है, तो ये आ जाएगा बच्चों 2/3 के बराबर। ठीक है, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो 2/3 एंड 10, ये ए ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। लीजिए, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। ऐसे करके हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये मेथड भी सिखाती है बच्चों हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे इसे सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM बोलेंगे, जिसमें हम 2 SHM को हम ऐड कर रहे हैं। एक का एम्पलीट्यूड 5 के बराबर है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 5√3 के बराबर है। दोनों की फ्रीक्वेंसी बच्चों सेम है, तो रिजल्टेंट भी बच्चों एक SHM ही होगा, जिसका एम्पलीट्यूड आप वेक्टर की तरह ऐड करके भी फाइंड कर सकते थे इनके एम्पलीट्यूड्स को। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये एक जेई मेन में आया हुआ PYQ है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर जेई मेन PYQs बच्चों, पहले मैं बता चुका हूं। जेई मेन में पुराने PYQs हैं 2019 है, उससे पहले के। ये बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 light identical spring of spring constant K are attached horizontally at the two end of a uniform horizontal rod AB of length L and mass M। तो एक रॉड दे रखी है बच्चों AB जिसकी लेंथ L और मास M दे रखा है। दोनों एंड को आपने क्या कर दिया है, अच्छा ये देखो सब कुछ हॉरिजॉन्टली अटैच किया है, और ये रॉड भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, वर्टिकल का कोई लफड़ा नहीं है। द रॉड इज पिवोटेड एट इट्स सेंटर O एंड कैन फ्रीली रोटेट फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये रॉड बच्चों O वाले सेंटर के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सकती है। द अदर एंड ऑफ द 2 स्प्रिंग आर फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट। द रिजिड इज स्लाइटली पुश्ड थ्रू द स्मॉल एंगल एंड रिलीज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट ऑक्सीलेशन आपको बतानी है। देखो बच्चों यहाँ पे जैसे ही आप इस रॉड को ना थोड़ा सा रोटेट कर दोगे ना, अगले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे रोटेट कर दिया आपने ना इसको, तो ऐसा करते हैं, इसको रॉड को पहले एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे येलो वाली लाइन समझना बस ना आप लोग। जब आपने इसको थीटा इधर की तरफ रोटेट कर दिया ना, तो ये इस पर एक फोर्स लगाएगा और ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, L/2 इंटू थीटा के बराबर। ये डिस्टेंस कितना होगा, L/2 इंटू थीटा के बराबर। तो K L/2 इंटू थीटा फोर्स यहां से लग रहा होगा, K L/2 इंटू थीटा फोर्स यहां से लग रहा होगा। दोनों बच्चे काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। थीटा आपने इधर घुमाया, लेकिन टॉर्क जो होगा उल्टा होगा, तो टॉर्क को बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। और रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों का कितना आ जाएगा, K L/2 इंटू थीटा। ये तो है फोर्स, इसको L/2 से मल्टीप्लाई कर दो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। साथ ही साथ बच्चों इसका भी टॉर्क सेम सेंस में आएगा। ये भी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, ये भी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा था, इसको 2 टाइम्स कर देंगे। ये हो गया बच्चों नेट टॉर्क, और इस नेट टॉर्क को I अल्फा के बराबर कर देते हैं ml² डिवाइडेड बाई 12। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इंटू अल्फा। ये अल्फा भी बच्चों रीस्टोरिंग होगा, टॉर्क के सेंस में ही आएगा। टॉर्क इधर की तरफ है तो अल्फा भी बच्चों इधर की तरफ आएगा। ठीक है, मतलब अल्फा बाहर की तरफ आएगा। एक्सियल वेक्टर होते हैं टॉर्क और अल्फा जो है ना, तो अल्फा और टॉर्क दोनों बाहर की तरफ आ जाएंगे। थीटा अंदर की तरफ था, थीटा अंदर की तरफ था। ठीक है, आप इनको एंगल जैसे जैसे घुमा रहे हो ना, उसी सेंस में अपने राइट हैंड की फिंगर को घुमाओ, तो थंब जो आपको डायरेक्शन दे देगा इनकी ना। तो यहां से बच्चों मेरे को एक चीज तो समझ में आई, एक तो 2 से ये 2 कट जाएगा, और एक 2 से बच्चों ये कट जाएगा 6 10। तो अल्फा रीस्टोरिंग जो होगा ना बच्चों, वो 6K L² से बच्चों L² काट देना अपॉन M इंटू थीटा के बराबर आएगा। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि रीस्टोरिंग अल्फा है तो इसको माइनस का d2 थीटा डिवाइड बाई dt² लिख सकते हैं। ये रीस्टोरिंग है, हमें पता है थीटा के अपोजिट है इसलिए माइनस लगाया। तुम्हें पता है ये ओमेगा² इंटू थीटा टाइप की इक्वेशन बनेगी। तो इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा ना, वो इसका रूट होगा। फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों वो ओमेगा डिवाइड बाई 2π के बराबर होती है। तो 1/2π रूट के अंदर 6K डिवाइडेड बाई M, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो 1/2π रूट के अंदर 6K डिवाइडेड बाई M, सी ऑप्शन जो मेरे से हाइड हो रखा है ना बच्चों, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। देखो 1/2π रूट के अंदर 6K डिवाइडेड बाई M इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक एंगुलर SHM का क्वेश्चन मुझे कराना था बच्चों, वो भी करा दिया। अब आ जाते हैं बच्चों सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराना था मुझे ना, जिससे कि मैं उस फॉर्मूले को भी रिवाइज करवा सकूं। Two spring of the force constant K1 and K2 are connected to a mass M as shown. The frequency of oscillation of the mass is F. If both K1 and K2 are made 4 times their original value, the frequency of the oscillation become.
तो बच्चों यहाँ पे दोनों के दोनों जो है K1 और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट की थी और इनकी फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन F आ रही थी। K1 K2 को उन्होंने 4 गुना कर दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तुम्हें पता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग क्या होता है? एक ब्लॉक से जब आप स्प्रिंग को दो को इस तरीके से कनेक्ट कर देते हो ना, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। जब आप ब्लॉक को आगे एक्स शिफ्ट करते हो ना, तो दोनों स्प्रिंग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है, KX मतलब K1X और K2X। ठीक है, ये होता है बच्चों। एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा ही कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, जब आप ब्लॉक को दोनों साइड से ऐसे स्प्रिंग से कंप्रेस करते हो ना, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ही बिहेव करता है। क्यों? जब आप इसको एक्स इधर शिफ्ट करते हो ना, तो ये स्प्रिंग भी इधर खींच रही होती है और ये भी इधर ही धक्का मार रही होती है। इस तरीके का जब भी कॉम्बिनेशन होगा ना बच्चों, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह काम करेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो K इक्विवेलेंट होता है ना बच्चों, वो K1 प्लस का K2 के बराबर होता है। दोनों का एफर्ट ऐड हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों ये ध्यान रखना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी ना बच्चों, टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों? 2 पाई रूट के अंदर m डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट के बराबर, ये होता है टाइम पीरियड। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी ना, 1/2 पाई रूट के अंदर K इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई m के बराबर आ रही होगी। जब आप K इक्विवेलेंट जो होगा ना बच्चों, यहाँ पे पहले वो K1 प्लस का K2 के बराबर है, लेकिन आपने जब इन K1 और K2 को दोनों को 4 गुना कर दिया, तो नया वाला जो K इक्विवेलेंट आ जाएगा ना, वो 4 गुना आ जाएगा पुराने वाले K इक्विवेलेंट का। तो अब जो नई वाली फ्रीक्वेंसी आएगी ना, वो 1/2 पाई रूट के अंदर नया वाला K इक्विवेलेंट जो कि 4 गुना है पुराने वाले का, दैट डिवाइड बाई m। तो जो नई फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो पुरानी फ्रीक्वेंसी का डबल आ रही होगी। ठीक है, डी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इस तरीके से बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हम जो सॉल्व कर लेंगे। मेरे ख्याल से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज इसके थ्रू हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों K इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन? 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस का 1/K2 एंड सो ऑन। ठीक है, एक चीज और मैंने जो यहाँ पे नहीं बताई आपको, अगर क्वेश्चन मुझे मिला नहीं इसका, अगर एक स्प्रिंग L0 नेचुरल लेंथ की है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K0 के बराबर है, तो जब हम इसको कट करते हैं ना बच्चों, तो यहां से टुकड़े बनेंगे। मान लो मल्टीपल टुकड़े बनाए आपने ना, ये L1 लेंथ का, ये L2 लेंथ का, ये L3 लेंथ का, ये नेचुरल लेंथ है। तो इसका K1 होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K2 होगा, इसका K3 होगा। तो आपको याद रखना है K0 L0 इज इक्वल टू K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू K3 L3। ये बच्चों रिलेशन होल्ड करता है यहाँ पे इनके स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच में। ठीक है, इसको ध्यान रखिए भाई। स्प्रिंग की ज्यादातर चीजें मैंने यहाँ पे कवर करा दी। टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो होता है 2 पाई रूट के अंदर m बाई K के बराबर होता है। ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि G इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में ले जाओ, किसी और प्लैनेट पे ले जाओ, टाइम पीरियड जो है 2 पाई रूट के अंदर m बाई K ही रहेगा जब तक मास और K को आप चेंज नहीं करते। ठीक है, ये भी बच्चों आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बच्चों मैंने डैम्प्ड ऑक्सीलेशन वाले पार्ट से एक क्वेश्चन उठाया है, मतलब ना वैसे तो उसको जेईई मेन के सिलेबस से अभी के लिए थोड़ा हटा दिया गया था, पिछली बार तो नहीं था वो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड चलते हैं, अगर पूछ लिया जाता है फ्यूचर में तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, a damped harmonic oscillator of the frequency of 5 oscillation per second। तो डैम्पिंग दे रखी है बच्चों यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन 5 दे रखी है। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ड्रॉप टू हाफ इट्स वैल्यू फॉर एवरी 10 ऑक्सीलेशन। 10 ऑक्सीलेशन में बच्चों एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है, मतलब 2 सेकंड में। इसका मतलब यही हुआ ना भाई, इन्होंने बोला है कि 5 ऑक्सीलेशन में 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो 10 ऑक्सीलेशन मतलब 2 सेकंड में। तो हर 2 सेकंड में इसका एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है। द टाइम इट विल टेक टू ड्रॉप 1/1000 ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड इज क्लोज टू। एम्पलीट्यूड का यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है ना, वो A इक्वल टू A0 e की पावर माइनस का गामा इंटू टी होता है। गामा बच्चों डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट। गामा की वैल्यू बच्चों B/2m के बराबर होती है, ये भी ध्यान रखना। B जो होता है डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और भी क्या क्या ध्यान रखना है आपको इसमें, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये रूट के अंदर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर होती है। ठीक है, ओमेगा नॉट बच्चों नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जो रूट के अंदर G/L आती है, या रूट के अंदर K/M आती है ना, जो स्प्रिंग ब्लॉक में रूट के अंदर K/M आती है, सिंपल पेंडुलम में रूट के अंदर G/L आती है। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब डैम्पिंग आ जाती है ना, तो डैम्पिंग कोफिशिएंट और आ जाता है। तो
नेचुरल फ्रीक्वेंसी से छोटी हो जाती है बच्चों ना, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब ओमेगा नॉट बड़ा होता है गामा से तभी ऑक्सीलेशन होते हैं, और इसको बोलते हैं अंडर डैम्पिंग। ठीक है, अंडर डैम्पिंग जब होती है ना तभी ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा। तो ये जो कर रहा है ना बच्चों ऑक्सीलेटरी मोशन, अंडर डैम्पिंग के केस में कर रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड बच्चों घटता जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका कम होता जाएगा। आपको अगर ये एम्पलीट्यूड की इक्वेशन देख के कुछ रेडियो एक्टिविटी में ऐसा कुछ पढ़ा हुआ याद आ रहा है, n इजिकल टू एन नॉट ई की पावर माइनस का लैम्डा टी, वहां पे आपको याद होगा हाफ लाइफ का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एन नॉट पार्टी एक्टिव न्यूक्लियाई है तो एन नॉट बाई टू होने में एक हाफ लाइफ के बराबर टाइम लगता है, तो अगली हाफ लाइफ में ये एन नॉट बाई फोर हो जाते हैं, एंड सो ऑन चलता जाता है। मतलब एन हाफ लाइफ अगर हम बात करें तो एन की वैल्यू जो होती है ना वो एन नॉट डिवाइडेड बाई टू की पावर एन हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके के फंडे को हम यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम टाइप की इक्वेशन है बच्चों। तो हम ये कहेंगे कि मान लो 2 सेकंड में इसका एम्पलीट्यूड आधा होता है, तो अगले 2 सेकंड में उसका और आधा हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा अगले 2 सेकंड में। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एम्पलीट्यूड को हमें क्या करना है, मान लीजिए n इंटू 2 के बराबर टाइम में एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो a डिवाइडेड बाई 2 की पावर n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a इसकी एक तरीके से हाफ लाइफ बोल देता हूं, तो n हाफ लाइफ में इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, इतना। और ये किसके बराबर होना चाहिए, a डिवाइडेड बाई 1000 के बराबर। देखो बच्चों 2 की पावर n जो होती है ना वो 1000 के बराबर नहीं होती, लेकिन 2 की पावर होती है जो कि 1000 के क्लोज आती है। ठीक है, शायद एक मिनट ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 4 चौक 16 चौक 64 दूनी 128, 256, 512, और शायद ये 1024 आता है। ठीक है ना, शायद यही आता है ना, मैं गलत तो नहीं कर दिया। 128, 256 उसका डबल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर जो 10 होता है ना वो 1024 होता है, 32 होता है। देख लेना, मतलब ना इसके क्लोज ही होता है। मतलब करीब करीब 10 हाफ लाइफ चाहिए, क्योंकि AY 1024 करना या AY 1000 करना ऑलमोस्ट काफी क्लोज है ना, ये काफी क्लोज हो गया। तो करीब करीब 10 हाफ लाइफ मतलब 20 सेकंड, करीब करीब क्लोज टू बोला है वैसे भी इन्होंने ना। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे तो एग्जैक्ट आंसर फाइंड करने के चक्कर में बहुत टाइम बर्बाद कर देते हैं। ये क्वेश्चन में एग्जैक्ट टाइम फाइंड करना ही नहीं था, बस हमें यहाँ से एक आइडिया लग गया कि करीब करीब 10 हाफ लाइफ चाहिए मेरे को ना, करीब करीब 10 हाफ लाइफ चाहिए, तब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ओरिजिनल का 1000 से 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, 10 हाफ लाइफ चाहिए थी। एक हाफ लाइफ कितनी है, 2 सेकंड की, क्योंकि 10 ऑक्सीलेशन 2 सेकंड में पूरे हो रहे हैं ना। ये बच्चों 20 सेकंड आंसर आता है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और ये बच्चों जेई मेन में PYQ है, जेई मेन का PYQ है ये भी। अगला क्वेश्चन मैंने बोला था ना बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इसका बहुत बेहतरीन है, और ये वाला वो क्वेश्चन आ गया बच्चों जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना ही नहीं है। ये 2019 में आया था बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ना 2019 में आया था, और जेई मेन के लिए मतलब मुझे नहीं लगता है जेई मेन का क्वेश्चन है, ये तो जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ पर्सन ऑफ द मास कैपिटल M इज सिटिंग ऑन अ स्विंग ऑफ लेंथ L एंड स्विंगिंग विद एन एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा नॉट। If the person stand up when the swing passes through its lowest point, the work done by him, assuming that its center of mass moved by a distance small l, और small l बच्चों काफी छोटा है, शायद यहाँ पे 2 थे। ठीक है, is very very small as compared to capital L is close to। ठीक है, स्मॉल l बच्चों काफी छोटा है, इतना ना, ये इसमें शायद लिखा हुआ था, ये गलती से मेरा ऑपरेटर ने शायद गलत कर दिया है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। यस, ये बच्चों बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, डबल आएगा यहाँ पे ना ये। ओके, सो हो क्या रहा है बच्चों यहाँ पे कि एक जब ये एक बंदा है जो कि ऑक्सीलेशन परफॉर्म कर रहा है इस तरीके से ना, मतलब बंदे को बच्चों मैं एक पॉइंट मास से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसा था, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास में मैंने मास रख दिया उसको ना, ऐसे जा रहा होगा बच्चों यहाँ पे इस टाइम पे ना, इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैपिटल ओमेगा के बराबर है। आप बोलोगे सर आप ओमेगा क्यों नहीं रख रहे हो, डब्ल्यू वाला जो होता है, बेसिकली यहाँ पे वो डब्ल्यू वाला ना SHM में एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और ये हम एंगुलर स्पीड लिख रहे हैं, तो एंगुलर स्पीड को बच्चों फिर हम यहाँ पे कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल ओमेगा जो आता है ना, ये ओमेगा इंटू रूट के अंदर थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस का थीटा स्क्वायर के बराबर आता है।
इस जगह पे थीटा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा ये ना ओमेगा नॉट इंटू थीटा नॉट के बराबर। खैर उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। तो ये एम मास है बच्चों, इसकी लेंथ एल के बराबर है। ये था बच्चों। अब ये बंदा यहाँ पे उठा, उठ के ऊपर चला गया, यहाँ पे ना एल ऊपर चला गया। माना कि एल बहुत छोटा है कैपिटल एल के सामने, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इस बंदे ने कुछ वर्क किया होगा। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है वर्क जो होगा ना, बंदे का जो वर्क होगा वो एक तो एम जी एल के बराबर होगा, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बड़ी होगी। साथ ही साथ अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया है तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज को और ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क जो हमारे पास आ जाएगा एम जी एल प्लस का डेल्टा के बराबर आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि जब ये अपनी लोवेस्ट पोजीशन पे, तो एम जी ऐसे लग रहा होगा, टेंशन ऐसे लग रहा होगा। अगर मैं इस ओ वाले पॉइंट को पकड़ लूं बच्चों ना, ओ वाले पॉइंट के अबाउट में बात करूं, तो इस पर टॉर्क अबाउट ओ जो है उस टाइम पे 0 होगा बच्चों सिस्टम के ऊपर। एम जी का टॉर्क 0 आ रहा होगा। मतलब जब ये प्रोसेस हो रही है, जब ये ऊपर उठ रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा नहीं रहेगा? तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों इसका कंजर्व रहेगा। एल मतलब कांस्टेंट रहेगा। एल का मतलब ये लेंथ वाला एल नहीं है, ये ना एंगुलर मोमेंटम वाला। चलो एंगुलर मोमेंटम को मैं क्या करता हूँ, जे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो जे यहाँ पे बच्चों इसका कांस्टेंट रहेगा। जे होता क्या है, आई ओमेगा के बराबर। आई कौन सा ओमेगा, ये वाला, ना कि ये वाला ओमेगा नहीं, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा है, ठीक है। तो जे होता है बच्चों इनिशियल एम एल का स्क्वायर इंटू कैपिटल ओमेगा, यही होगा ना जे, ठीक है। इसका पॉइंट मास मान के चल रहा हूं मैं इसको, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर होगा इंटू जे। अगर और ये कांस्टेंट है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो ओमेगा में भी चेंज होगा ना यहाँ पे, ठीक है। इसका ओमेगा बदल जाएगा बच्चों, जो एंगुलर स्पीड है ना ये बदल जाएगी। क्या मैं इसको 2dl डिवाइडेड बाई एल प्लस का 2 टाइम्स डी ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा लिख सकता हूँ इक्वल टू 0? आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से जो डी ओमेगा बाई ओमेगा आएगा ना बच्चों, ये माइनस का 2dl डिवाइडेड बाई एल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास ना। एक तो एंगुलर स्पीड में चेंज जो आ रहा होगा ना बच्चों, वो मेरे को पता लग गया, ठीक है, ओके। अब मुझे पता क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ठीक है। अगले पेज पे चल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होगी बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी, एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यही होगी ना काइनेटिक एनर्जी। अब मैं लिखूंगा डी के डिवाइडेड बाई के, तो क्या बच्चों वही लॉग वगैरह लेके जो अपन एरर वाला मेथड लगाते हैं ना, तो डी एल डिवाइडेड बाई एल प्लस का 2 टाइम्स डी ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ये? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों ना। देखो जो dl होगा ना बच्चों, वो माइनस एल के बराबर होगा, क्योंकि इसकी लेंथ ऊपर, ये ऊपर गया है तो इसकी लेंथ घटी है, ठीक है। तो ये माइनस एल रखना है मुझे ना। तो डी के जो आ जाएगा बच्चों हमारे पास, के से इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देना, हाफ एम एल स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इंटू 2 इंटू माइनस का एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, ये आ गया हमारे पास, है ना, प्लस का 2 इंटू, अब ये जो है ना बच्चों डी ओमेगा बाई ओमेगा, ये माइनस का 2dl डिवाइडेड बाई एल होगा। तो ये माइनस का 2dl की वैल्यू बच्चों एक और माइनस आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई एल, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको देखूं तो देखो ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएंगे, 4 टाइम्स माइनस का 2, तो ये बचेगा बच्चों मेरे पास एम एल स्क्वायर। इसको मैं लाके रख दूंगा बच्चों थीटा नॉट का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहां से, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब 0 है ना, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, जब वर्टिकल हो जाती है रस्सी तो 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ओमेगा जो होगा ना बच्चों, वो ओमेगा नॉट इंटू थीटा नॉट के बराबर हो जाता है। अरे जैसे मीन पोजीशन पे स्पीड जो होती है ना ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाती है, वैसे यहाँ पे एंगुलर, यहाँ पे जो एंगुलर स्पीड जो होती है ना, वो ओमेगा इंटू थीटा नॉट के बराबर हो जाती है, ठीक है। ये एंगुलर एसएचएम है ना। तो मैंने यहाँ पे लाके रख दिया बच्चों, इसको मैंने ना इसको लाके रख दिया। अच्छा ये 2 मैंने कहाँ काट दिया बच्चों, यहाँ पे देखो 4 आ रहा होगा ना, यहाँ पे 4 माइनस का 2, तो 2 बच रहा होगा यहाँ पे ना, तो इस 2 से 2 को काट दिया मैंने ना। तो ये बच गया बच्चों एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल के बराबर, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का चेंज। जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ होगा ना वो पॉजिटिव हुआ है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है इसकी। अच्छा ये जो ओमेगा होगा बच्चों यहाँ पे रूट के अंदर जी बाई एल के बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर पुट कर दो इसको, तो डेल्टा के जो आ जाएगा बच्चों हमारे पास एम, एक एल से एल काट देते हैं, एल जी डिवाइडेड बाई एल इंटू थीटा नॉट का स्क्वायर इंटू एल। तो ये आएगा बच्चों एम जी एल इंटू थीटा नॉट का स्क्वायर। तो वर्क जो आ जाएगा ना उस बंदे का, एम जी एल तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, प्लस का एम जी एल थीटा नॉट का स्क्वायर,
तो ये आ जाएगा बच्चों mgl 1 का थीटा नॉट के स्क्वायर के बराबर। क्यों बोला था मैंने, एडवांस वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कितने बेहतरीन कॉन्सेप्ट यूज हो गए हैं ना। तो यहाँ पे बच्चों जो इसका आंसर आया था वो सी ऑप्शन करेक्ट था। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछा गया था। बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों में से जो भी बच्चे जेई मेन और एडवांस के लिए सीरियस होकर प्रिपेयर कर रहे हैं या बिट सेट एग्जाम के लिए सीरियस होकर प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए डेफिनेटली ये सीरीज हेल्प कर रही होगी। हर वो तरीके का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी, कुछ इजी क्वेश्चन भी, लेकिन दीज ऑल आर बेसिकली पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज में से ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं, छांट रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाने के ज्यादा चांस है या किस क्वेश्चन से हमारा बेहतरीन रिवीजन हो सकता है, हमारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो सकता है। बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे कोर्सेज में अगर इस कोर्स को देख रहे हैं तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।